चलिए, आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग जब स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं तो उसके साथ कई सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनमें जनजातियों और किसानों का भी आंदोलन शामिल रहा। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष हुआ तो उसमें केवल राजनीतिक आंदोलन चले, और भी कई तरीके के आंदोलन रहे, कई तरीके के संघर्ष रहे जिन्हें हम आधुनिक भारत में देखते हैं। ज़्यादातर संघर्ष ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रहे, लेकिन कुछ एक संघर्ष ऐसे रहे जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ न चल के अपने शोषकों के खिलाफ थे। तो इन्हीं आंदोलनों में दो आंदोलनों को हम लोग प्रमुखता से देखते हैं। एक जनजातियों का आंदोलन था और दूसरा किसानों का आंदोलन था। तो इन जनजाति और किसान आंदोलन से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो इसलिए पहले हम लोग जो ट्राइबल मूवमेंट हमारा चला, जनजातीय आंदोलन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो जनजातियों के आंदोलन की शुरुआत होती है, जो ट्राइबल मूवमेंट चलता है, इस जनजातीय आंदोलन में सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं कि जनजातियों ने संघर्ष करना शुरू क्यों किया। क्योंकि आपको बताया था कि जब भारत में जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए, जैसे मुसलमान सत्ता में आते हैं, मुसलमानों में सबसे पहले अरबी आए, तुर्क आए, मुगल आए, मंगोल आए, अफगान आए। तो ये जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए, मुगल से लेके अफगान तक, अरबों से लेके जो भी आए, इन सबका प्रभाव केवल शहरी क्षेत्रों तक था। बहुत हुआ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा, मुगलों का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा। लेकिन अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों का प्रभाव भारत में और अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंचा। ट्राइबल रीजन तक कोई नहीं पहुंच पाया था, जनजातियों तक, यानी जंगलों में कोई नहीं घुस पाया था। जंगलों में घुसे तो कौन? अंग्रेज घुसे। और अंग्रेजों ने भारतीय जब वन प्रदेशों में जंगलों में घुस घुस के, इवन मुगल तक भी नहीं घुस पाए थे वनों में, तो बाहरियों में सबसे पहले जंगलों में कौन गए? अंग्रेज। और इन्होंने जो वन क्षेत्र थे, उन वन क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करना शुरू किया, एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू किया, जिसमें जो लकड़ियां थी, भाई जो जंगली जनजातियां हैं वो वन प्रदेशों में रहते थे, वहीं जंगली जानवरों का शिकार करते थे, वहीं लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, वही वन संपदा जो थी वही उनका जीवन था। आज भी है, जो जनजातियां होती कहाँ रहती? जंगलों में ही रहती। तो उनका पूरा जीवन ही उसी पर निर्भर रहता है और उनका अपना एक संतुलन बना हुआ था। लेकिन जब अंग्रेज गए तो अंग्रेजों ने उसको जब अपना क्षेत्र कब्जा करना शुरू कर दिया तो सारी चीज़ों को अपने प्रशासन में ले लिया। तो जिस जमीन पर जनजातियों का कब्जा हुआ करता था वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अब पता चला ब्रिटिश सरकार को सेना भेजने के लिए सड़क बनाने, तो पता चला उनका क्षेत्र काट के जो है हटा के सड़क बना दिया, और सड़क पर बैरियर लगा दिया कि जो भी सड़क से गुजरेगा इसको टोल टैक्स देना पड़ेगा। अब भाई जो फ्री में जाता था पहले, उसको सड़क की क्या जरूरत है, लेकिन उसको भी सड़क पार करना है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। वो जो लकड़ियाँ बीनते थे, लकड़ियाँ काटते थे, लकड़ियों से अपना घर बनाते थे, उस पर खाना बनाते थे, उस पर टैक्स लगा दिया गया। सारे क्षेत्रों को जमींदारी में बदल दिया गया तो पता चला उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में भी लगान देना पड़ गया। अब उनके संसाधनों का इस्तेमाल ये कर रहे हैं और वो अपने ही जगह रहने के लिए उन्हें अब टैक्स देना पड़ रहा है। इवन सोचिए, जो जनजाति अपने लोकल एरियाज में छोटी छोटी चीजें बनाते थे, उसको भी ये लोग टैक्सेशन के दायरे में लेके चले आए। कुछ जनजातियां थी जो अपने लिए लोकल चावल से, महुए से शराब बनाती थी, जो अपने उपभोग के लिए जो देशी शराब बनाते थे, उस तक को ये लोग टैक्स के दायरे में लेके चले आए। और जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे खदानें, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में खदान है, खदानों पर कब्जा करने के लिए कोयला, लोहा, ये सब खोदने के लिए लोग पहुंचे, तो उन क्षेत्रों में घुसना शुरू किया। तो क्षेत्रों में घुसना शुरू किया तो उसमें बाहरी लोगों का प्रभाव बढ़ा। ठेकेदार पहुंचे, कारीगर पहुंचे, मजदूर पहुंचे, महाजन पहुंचे, जमींदार पहुंचे। तो बाहरी लोगों का प्रभाव जब जनजातीय क्षेत्रों में पहुंचा, क्योंकि बाहरी लोगों के पास हथियार थे, संसाधन थे, पैसा से, तो उस पर अपना प्रभाव करना शुरू कर दिया। तो उन जनजातियों की समस्याएं शुरू हो गई कि अब उन्हें बाहरियों से संघर्ष करना पड़ता था, अपने ही संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उसके लिए उनसे टैक्स वसूला जा रहा था, उनसे उनसे पैसा वसूला जाता था, नहीं देते तो मारा पीटा जाता था, उनके घर जला दिए जाते थे। अब पता चला कि इस क्षेत्र में कोयला बहुत ज़्यादा है, अब कोयले का उत्पादन करना है, तो पता चला जनजातियाँ रहते हैं, उनको मार पीट के भगा दिया गया, घर मकान जला दिए गए, झोपड़ियाँ, और जाके वहाँ पर सीधा कब्जा कर लिया गया। इवन जहाँ कहीं रह रहे हैं वहाँ फ्री में रहते थे, उसको पता चला कि लगान दो तभी तुमको रहने देंगे, तुमको यहाँ से लकड़ी काटनी है तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके जनजातियों के मामलों में क्या किया, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, और बाहरियों का प्रभाव जंगलों में बढ़ा। तो जब प्रभाव बढ़ने लगा, उनका जनजीवन प्रभावित हुआ, तो उन्होंने रिएक्ट किया। तो रिएक्ट किया तो संघर्ष किया, और जनजाति थे तो उन्होंने हथियार उठा लिए, तीर कमान भाला ये सब उठाना शुरू कर दिया, और खूनी संघर्ष हुए। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो जनजातियों का संघर्ष रहा, ज्यादातर संघर्ष असफल रहा, क्योंकि इनके पास कोई बहुत पढ़ा लिखा योग्य नेता नहीं होता था। जैसे जब इसके बाद हम लोग किसान आंदोलन पढ़ते हैं, तो किसान आंदोलन में
बहुत सारे किसान आंदोलनों को सफलता मिली। सफलता क्यों मिली? क्योंकि ब्रिटिश सरकार का जो आर्थिक आधार था, ब्रिटिश सरकार का आर्थिक आधार क्या था? रेवेन्यू, राजस्व। और राजस्व सबसे ज्यादा कौन देता है? किसान। तो किसानों की समस्याएं एक हद तक अंग्रेजों ने सुनी और उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया, एक हद तक, बहुत ज्यादा तो नहीं। और कई सारे किसान आंदोलन थे जो सफल भी हुए, कई सारे। लेकिन जनजातियों से इनका सीधा सीधा कोई आर्थिक लाभ नहीं था। तो जनजातियों के आंदोलन को पूरी ताकत से सेना के बल पर, हथियारों के बल पर कुचल दिया गया। किसान आंदोलन कुछ सफल हुए, लेकिन जनजातीय आंदोलन कोई भी सफल नहीं हुआ, उनकी पूरी ताकत के बल पर कुचल दिया गया। तो ध्यान रखें, किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन के नेचर में थोड़ा सा डिफरेंस हमें दिखाई पड़ता है। दूसरी चीज कि ये जो ट्राइबल मूवमेंट था, जनजातीय आंदोलन था, ये केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, ये अपने शोषक वर्गों के खिलाफ था, जो भी उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, जो भी उनका शोषण कर रहे थे। अब वो शोषण करने वाले लोग कौन थे? बाहरी। कि जो बाहरी उनके क्षेत्रों में आ गए, जो जमींदार, जो सरकारी कर्मचारी, जो व्यापारी, जो ठेकेदार। तो ये जो बाहरी लोग जनजातीय क्षेत्रों में इंटरफेयर कर रहे थे, कारण अंग्रेजी थे लेकिन वो भी भारतीय लोग थे। तो इनका संघर्ष बाहरी लोगों से था, और वो बाहरी भारतीय भी हो सकते थे और अंग्रेज भी हो सकते थे। इन बाहरी लोगों को ये जनजातीय क्षेत्रों में दीकू कहा जाता था। क्या बोलते थे? दीकू। तो ये दीकुओं से लड़ते थे। दीकू यानी कौन? आउटसाइडर। जो भी बाहरी थे उनको ये दीकू कहते थे। वो अंग्रेज भी हो सकता था, अंग्रेज सेना भी हो सकती थी, अंग्रेज अफसर भी हो सकते थे, भारतीय अधिकारी हो सकते थे, भारतीय व्यापारी, ठेकेदार, जमींदार, मजदूर, जो भी है। तो बाहरियों के लोग क्या कहते थे? दीकू। और इन्हीं दीकुओं से इनका संघर्ष रहा, और संघर्ष जितना भी हुआ, उन सभी संघर्षों में इनको बुरी तरीके से परास्त किया गया, सेना की ताकत के बल पर, पुलिस के बल पर, यानी सीधे हथियार के बल पर इनको सीधे सीधे क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। समझ गए? तो इसीलिए जितने भी जनजातीय आंदोलन रहे, सब के सब एक तरफ से क्या रहे? असफल रहे। जबकि किसान आंदोलनों में कई सारे किसान, इवन जो सबसे पहला किसान आंदोलन चला दिया गया, उस पर चर्चा करेंगे, वो भी सफल हुआ। जैसे हम लोग स्वतंत्रता संग्राम पर पढ़ते हैं ना, गांधी जी का चंपारण नील आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, सरदार पटेल का बारदोली सत्याग्रह, ये सब क्या रहा था? सफल रहा था। लेकिन इनका आंदोलन सफल बिल्कुल भी नहीं रहा। तो किसान और जनजातीय आंदोलन में थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो एक एक करके जो कौन कौन से आंदोलन रहे, आंदोलन क्या संघर्ष ही था जनजातियों का, किन क्षेत्रों में चला, कब चला, कौन से इनके प्रमुख नेता थे, इनसे आपकी परीक्षा में जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, जनजातियों से खास तौर पर। तो उनको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? ट्राइबल मूवमेंट, जनजातीय आंदोलन। तो इस जनजातीय आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो जनजातीय आंदोलन किसके लिए था? दीकू। दीकू मतलब अंग्रेज और बाहरी लोग, जो भी हो, ब्रिटिशर्स हैं, आउटसाइडर्स, जो भी बाहरी थे। तो इन दीकुओं में मुख्यतः कौन आते थे? महाजन, जमींदार और अंग्रेज। तो यही महाजन, जमींदार और अंग्रेज को ही मिला जुला के, जो यानी आउटसाइडर थे, उनको ये लोग क्या कहते थे? दीकू कहते थे, और इन्हीं दीकुओं के लिए संघर्ष करते थे। अब इसमें कई सारी जनजातियां थी जिन्होंने कई स्तर पर संघर्ष किया, जिसमें एक बड़ा प्रमुख संघर्ष रहा भीलों का संघर्ष रहा, भील विद्रोह। तो जो भील विद्रोह था, ये कई जगहों पर चला, कई स्थानों पर चला। तो भीलों का संघर्ष महाराष्ट्र और राजस्थान में खास तौर पर चला। तो पहले देखिए महाराष्ट्र का भील विद्रोह कब हुआ। तो महाराष्ट्र का भील विद्रोह कब हुआ? 1819 से लेके 1907 तक चला, कई चरणों में चला ये। इसके नेता कौन थे? सरदार दशरथ नाथ, हिरिया, सेवराम, काजल सिंह। तो हिरिया, सेवराम, काजल सिंह, ये लोग किस आंदोलन के नेता थे? भील आंदोलन के नेता थे। और कहाँ का भील आंदोलन? महाराष्ट्र का। ठीक है। इनकी पूरी ताकत को सेना के बल पर कुचल दिया गया था। इसके बाद राजस्थान का जो भील आंदोलन चला, तो राजस्थान का जो भील आंदोलन चला, ये डाकन परंपरा के लिए चला था। डाकन परंपरा क्या थी कि गांव की या जनजातियों की कोई महिलाएं थीं, उनको ये लोग डाकिनी मान लेते थे, चुड़ैल टाइप से मानते थे, बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा जाता था, उनको सताया जाता था। तो उस प्रथा को, उस परंपरा को प्रतिबंधित कर दिया। तो उसके खिलाफ संघर्ष हुआ, और इसका नेतृत्व किसने किया?
दौलत सिंह, श्री गोविंद और मोतीलाल तेजावत। और उस समय वायसराय यानी गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? हेस्टिंग्स के समय हुआ था 1823 में। कई चरणों में चला, बार बार उठता था, ये लोग दबा देते थे। ठीक, इसके बाद संथाल विद्रोह। ध्यान रखेंगे, संथाल विद्रोह का समय काल हम लोग कब देखते हैं? 1855 से 56। एक सवाल पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के ठीक पहले कौन सी जनजाति ने विद्रोह किया था? तो 1857 की क्रांति के ठीक पहले कौन सी जनजाति ने विद्रोह किया था? संथालों का विद्रोह हुआ था। और इस संथालों के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। ठीक, इसके अलावा मुंडा विद्रोह था। मुंडा विद्रोह या इसी को उलूखने विद्रोह कहा जाता है, 1895 से 1901 तक चला। और इसी के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा झारखंड में बड़े फेमस जनजाति नेता रहे। तो इन्हीं के विद्रोह को क्या कहा जाता है? मुंडा विद्रोह। बाद में बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया और पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया, और वहीं जेल में उनकी वजह से मौत हो गई। ठीक, तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1895 से 1901 तक चला। इसके अलावा कोल विद्रोह हुआ। ठीक है, कोल विद्रोह कई चरणों में चला, 1829 से 39 तक, 1844 से 1848 तक। इसको खुटकट्टी परंपरा कहा जाता था। खुटकट्टी में क्या होता था कि घूम घूम के ये लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। ठीक, फिर इसके अलावा कोल विद्रोह था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर, बुद्धो भगत और गंगा नारायण। फिर खासी विद्रोह था। खासी विद्रोह कब हुआ? 1828 से 1833 तक। ये जो खासी विद्रोह था, खासी कहाँ पर जनजातियां हैं? मेघालय के। मेघालय सुना को 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो उसी में खासी जनजाति ने विद्रोह किया था। और यहाँ पर नेता कौन थे? तीरथ सिंह, मुकुलदेन और बर्मानिक। तो ये जो खासी विद्रोह हुआ था कि उधर अंग्रेजों को उस समय फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार जो हुआ था, प्रथम आंग्लो बर्मा युद्ध 1824 में हुआ था। तो वहीं बर्मा जाने के लिए इनको सड़क बनानी थी, वही मेघालय से होकर इनको सड़क बनानी थी। तो उसी के लिए जब जब सड़क हायर करना शुरू किया, जंगलों काट के सड़क बनाना शुरू कर दिया और जनजातियों को बांटना शुरू, हटाना शुरू कर दिया, तो उसी के लिए जनजातियों ने फिर हमला कर दिया था। हालांकि इसको विद्रोह को बुरी तरीके से दबा दिया गया था। तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह बर्मानिक थे। तो ये वही था कि बर्मा विद्रोह, बर्मा युद्ध के समय सेना को गुजारने के लिए उधर से सड़क बनानी थी, तो उसी के लिए इनकी जमीनें छीनी जा रही थी। तो इसीलिए कौन सा विद्रोह हुआ था? खासी विद्रोह। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के राजू रंपा ने विद्रोह किया था। उसका नाम कौन सा है? रंपा विद्रोह। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1879। कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। और इसके नेता कौन थे? राजू रंपा। इसमें वही था कि जो अंग्रेज अफसर थे बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, और जो जंगल के नए नए कानून बने थे, सारी चीज़ों को इनकी टैक्स मिलाया गया, टैक्सेशन के दायरे में लाया गया था, तो इसीलिए रंपा विद्रोह हुआ। फिर इसके अलावा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में रामोसी विद्रोह हुआ था। तो जो रामोसी विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? 1822 से 39 तक। इसके नेता कौन थे? चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय। तो चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय किस आंदोलन से, किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? रामोसी। और राजू रंपा किससे जुड़े हुए थे? रंपा विद्रोह से। अगला है चुआर। चुआर या भूमिन विद्रोह है। ये 1761 से 72, 1795 से 1816 तक चला। किस क्षेत्र में चला था? बंगाल क्षेत्र में चला था। और इसके नेता कौन थे? जगन्नाथ दीवान। इसके अलावा तमिलनाडु में उस समय, अभी केरल नहीं अलग हुआ था, तो दीवान वेलाथम्पी का विद्रोह हुआ था 1805 में। तो वहाँ पर त्रावणकोर के राजा की गद्दी छीन ली गई थी, तो उसी की वजह से उसी राजा के दीवान थे वेलाथम्पी, वहाँ की सेना को लेके उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। तो उसी संघर्ष को क्या कहते हैं? दीवान वेलाथम्पी का विद्रोह। वेलाथम्पी को पकड़ा गया और उनको फांसी दे दी गई। और यही ऐसे नेता रहे जिनको अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इन्होंने इतना जबरदस्त संघर्ष किया था कि अंग्रेज अफसर इससे बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए थे, और डर फैलाने के उद्देश्य से इनको मरने के बाद फांसी दी गई थी। मरने के बाद भी फांसी चढ़ाया गया था दीवान वेलाथम्पी को। तो ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल कि किसे मृत्यु के बाद तक फांसी दी गई। मृत्यु के बाद फांसी किसको दी गई थी? वेलाथम्पी को। मरने के बाद भी फांसी दे दिया गया था। जैसे वर्ल्ड वार जब 2 हुआ था, तो वर्ल्ड वार 2 में 1945 में जब
इटली और जर्मनी ने संघर्ष किया था यूरोप में, तो इटली का ही डिक्टेटर था, तानाशाह था, मुसोलिनी। तो बेनिटो मुसोलिनी के साथ भी यही हुआ था। उसको मरने के बाद तक 3 दिन तक पीटा था पब्लिक ने, बीच पब्लिक मार मार के उसकी लाश सुझा दी थी, उसकी वाइफ को, यानी मारने के बाद उसको, मतलब मर गया उसके बावजूद 3 दिन तक उसको पीटे हैं खाली। तो उसकी मौत के बाद उसकी लाश के साथ इतना भयंकर कांड हुआ कि साथ फांसी चढ़ा दिए थे, खूब पीटा जा रहा था पब्लिक के द्वारा। कि हिटलर इतना फ्रस्ट्रेट हुआ कि उसी के कुछ ही दिन बाद हिटलर ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, और अपने बॉडीगार्ड्स को कहा कि जब हम मर जाएंगे तो हमारी लाश को पेट्रोल छिड़क के जला देना, ताकि हमारी लाश दुश्मनों के हाथ न लगे, क्योंकि उसने देखा था कि बड़ी दुर्गति हुई थी भाई साहब के साथ, तो मार मार के सब पीट पीट के लाश, इतने दिन तक पीटा गया था उसको मुसोलिनी। उसी डर के मारे हिटलर ने अपनी लाश जलवा दी थी, मतलब आदेश दे दिया था कि हम मरेंगे तो लाश तुरंत जला देना, तो पेट्रोल छिड़क के जला दी गई, तो उसकी लाश रशियन को नहीं मिली थी। तो इनको भी मरने के बाद फांसी दी गई थी, किसको, दीवान वेलातम्पी को। इसके अलावा 1799 से 1801 पोलीगरों का विजयनगर के क्षेत्र में पोलीगरों ने विद्रोह किया। इसके नेता थे वीर पी कट्टाबोमन। फिर इसके अलावा छोटा नागपुर क्षेत्र में एक जनजाति थी, हो जनजाति। तो हो जनजाति का विद्रोह भी कई चरणों में चला, 1820-22, 1831 से 37 तक चला। इसके अलावा मणिपुर में आपने सुना होगा, अभी कुकी जनजाति है ना, बड़ा संघर्ष चल रहा था, तो कुकी जनजाति ने भी कई चरणों में विद्रोह किया, 1826 से 44, 49 से 50 तक। तो कुकी जनजाति का विद्रोह कहाँ पर हुआ था, मणिपुर में हुआ था। ठीक, चलिए, तो ये कुछ जनजातियों के विद्रोह थे, ध्यान रखेंगे, इनका क्रम ध्यान रखेंगे, कौन सा नेता किस विद्रोह से जुड़ा हुआ था, इसका आपको ध्यान रखना है कि कुकी विद्रोह कहाँ पर हुआ, मणिपुर। हो विद्रोह कहाँ पर हुआ, छोटा नागपुर। पोलीगरों का विद्रोह कहाँ पर हुआ, विजयनगर। नेता कौन थे, वीर पी कट्टाबोमन। वेलाथम्पी का विद्रोह 1805, नेता कौन थे, दीवान वेलाथम्पी। चुआर विद्रोह बंगाल में। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट, चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय। रंपा विद्रोह राजू रंपा, आंध्र प्रदेश। खासी विद्रोह तीरथ सिंह बर्मानिक। ठीक, इसके अलावा कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह में आपको बताया था कि कौन कौन नेता थे, बुद्धो भगत और गंगा नारायण। तो बुद्धो भगत और गंगा नारायण किसके थे, कोल विद्रोह के नेता थे। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, बिरसा मुंडा, बड़े फेमस थे। संताल विद्रोह में कौन थे, सिद्धू और कान्हू। तो ये प्रमुख हमारी जनजातियां थी। इसके अलावा राजस्थान के भील में आपको बताया था, दौलत सिंह, श्री गोविंद, मोतीलाल तेजावत, ये लोग करते हैं विद्रोह। तो ये कई सारे छोटे छोटे विद्रोह रहे, और इन सभी विद्रोहों को, कोई भी विद्रोह अपने आप में सफल नहीं हुआ, और इन सभी विद्रोहों को अंग्रेजों ने बिल्कुल ताकत के बल पर, कहा जाता है क्या किया, कुचल के रख दिया था, बिल्कुल दबा दिया बुरी तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारे क्या, जनजातीय विद्रोह। इनसे भी एक सवाल आते हैं घुमा फिरा के आपकी परीक्षा में। अब इसके बाद कुछ सवाल आते हैं किसान आंदोलन से, पीजेंट मूवमेंट से। तो किसानों का, क्योंकि अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा शोषण किसका, अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा भारत में शोषण किसका किया था, किसानों का। तो किसानों के आंदोलन से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल।